Hello friends, very good afternoon to all of you. AC जनरेटर, AC डिवाइस में लास्ट पार्ट मैं कवर करने जा रहा हूँ, दैट इज AC जनरेटर। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर कवर कर लिया, पूरा AC सर्किट कवर हो गया, क्वालिटी फैक्टर, फैराडे लॉस, एडी करंट सब कुछ हो गया। दिस इज लास्ट टॉपिक, AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। दुनिया में जितने भी पावर हाउसेज हैं, पावर हाउस जानते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का मास प्रोडक्शन होता है, वो सारे पावर हाउस इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। चाहे वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, चाहे गैस टरबाइन से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, या आपके घर के जनरेटर्स, सारे के सारे जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन पे बेस्ड। तो आइए देखते हैं जनरेटर क्या है, उस पे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या एनर्जी लॉस और उससे रिलेटेड कुछ बातें, ये सब हम लोग कंप्लीट पैकेज में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनरेटर में डिस्कशन का कुछ बचाएगा नहीं उसके बाद। तो जनरेटर है क्या बेसिकली? एसी जनरेटर। जनरेटर नाम तो यूज हो रहा है जनरेटर, बट ये जनरेट नहीं करता, ये कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो होना चाहिए नाम इसका कन्वर्टर, बट है जनरेटर, तो ठीक है जनरेटर ही मान लेते हैं इसका नाम। तो एसी जनरेटर क्या है? इस डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो सेल होता है, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड्स पर और उससे करंट जनरेट होती है। तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाया जाता है, उसके घुमाने के लिए जो मैकेनिकल वर्क किया जाता है, ये वर्क ही हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। तो इसके प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इसका, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल of electromagnetic induction, electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम की फिनोमेना सब जानते हैं। whenever the magnetic flux linked with a coil changes, then an EMF induces in the coil। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम की प्रिंसिपल हो गया, इस पे ये काम करता है। इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका? ये नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इसमें ये आर्मेचर है जो सॉफ्ट आयरन के कोर पर वुंड होती है, ये स्लिप रिंग्स है, ये कार्बन के ब्रशेज होते हैं, दोनों तरफ ये फिक्स होते हैं और इनको स्लाइटली टच करते हुए
ये स्लिप रिंग्स घूमते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है जिसमें हमें करंट जनरेट करके फ्लो करवानी है, यहाँ पे यूज करना है करंट का, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ये हमारा क्या है, ये है आर्मेचर, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोल्स हैं। जनरली 1 से लेके 2 टेस्ला तक मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है। 1 to 2 टेस्ला, टेस्ला ऐसा यूनिट है, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसमें ये है हमारी मैग्नेट्स, ठीक है, फील्ड मैग्नेट्स कहते हैं इसे। फील्ड मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। इट डेवलप magnetic field of the order 1 to 2 Tesla. इसके बाद ये होती है आर्मेचर। दूसरा पार्ट होता है इसका आर्मेचर। आर्मेचर कॉपर के कॉइल्स हैं, बहुत सारे कॉइल्स हैं, टर्न्स हैं जो सॉफ्ट आयरन के ऊपर वूंड होते हैं। ये नंबर ऑफ कॉपर कॉइल्स वूंड over iron, which rotate about an axis perpendicular to the magnetic field. Perpendicular to magnetic field. And is horizontal. होरिजेंटल होती है और इस टाइप से होती है, और एक्सिस है, और इस पे ये टर्न से इस तरह से रोटेट होती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये एक्सिस, और कॉइल होती है इस टाइप से, ये इस टाइप से होती है और इस तरह से रोटेट होती है। तो इसके लिए एक्सिस हो गई ये, और ये एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्लिप रिंग्स, ये और ये दोनों स्लिप रिंग्स हैं। ये आर्मेचर है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन के ब्रशेज है। ये और ये आर्मेचर के बारे में लिख दिया। अब स्लिप रिंग्स, these are hollow rings which are connected these are hollow rings है जो आर्मेचर के एंड से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, ये अलग है। which are connected to the two ends
ऑफ आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल के एंड से एक यहां से कनेक्टेड है, दूसरे एंड से दूसरी कॉइल कनेक्टेड है, ठीक है। एंड these rings rotate with armature coil। जब कॉइल रोटेट होगी उसके साथ ये भी राउंड राउंड ये भी रोटेट होते हैं। उसके बाद आता है कार्बन के ब्रशेस। ये फिक्स होते हैं। These are fixed and slightly touched to slip rings। So that current generated may be come out of generator। जनरेटर से बाहर आता है। तो जो यहां से करंट आएगी पैदा होगी तो बाहर भी चलाना है, तो बाहर के जनरेट करने के कार्बन के बुशेस होते हैं, ये फिक्स होते हैं और ये स्लिप रिंग इनको स्लाइडली टच करके घूमती रहती हैं, जिससे कनेक्शन बना रहता है और इससे जो करंट जनरेट हुई वो इसके थ्रू बाहर आती है। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। फील्ड मैग्नेट्स है, आर्मेचर है, स्लिप रिंग्स है और कार्बन के बुशेस है। ये है लोड रेजिस्टेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करवाना है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद वर्किंग आते हैं। वर्किंग में जब मैग्नेटिक फील्ड में ये आर्मेचर कॉइल रोटेट होती है, when armature coil rotates in magnetic field, then magnetic flux linked with coil changes and according to Faraday and EMF and AC current induces। तो जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट होगी, इस टाइप से रोटेशन होता है, पहले मैं दिखा चुका हूं। ये है इस टाइप से कॉइल रोटेट करती है। तो यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है ये चेंज होता है। इस समय जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, जीरो मैक्सिमम, इस तरह से फ्लक्स लगातार चेंज होगा और इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है। अब आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद में एक और फिगर बना रहा हूं, आप देखिए क्या होता है।
और करंट की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। ये है रूल, ये है मोशन की डायरेक्शन, ये बी की या आई की। तो इसको अलाइन करना है, ये जिस डायरेक्शन में आएगा ऑटोमेटिकली वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये है मोशन की डायरेक्शन। मान लो ए बी बाहर आ रही है तो मोशन की डायरेक्शन बाहर आ गई। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इधर है तो करंट किधर हो गई? ऊपर, इसमें करंट ऊपर। सेम टाइम यहाँ पे जब ये बाहर आएगी साइड तो सीधी वाली साइड अंदर जाएगी इस तरह से। ये ए बी बाहर आई और सीधी अंदर गई। तो जब सीधी वाली साइड अंदर गई तो हुआ क्या? इसमें देखते हैं, मोशन की डायरेक्शन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन नीचे। ये इसमें से होती हुई बाहर आई। ये देखो पूरा क्लोज हो गया सर्किट। तो आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसी है? ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रही है। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूं जो कि 180 डिग्री के बाद जब आधा रोटेशन हो जाएगा तो ए बी वाली साइड में आएगी इधर और सी डी वाली साइड आएगी इधर। तो एक और मैं डायग्राम बना रहा हूं, इधर बना रहा हूं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यह है आफ्टर हाफ रोटेशन। अब ए बी और सी डी वाले साइड इंटरचेंज हो गई है। ये ए बी इधर आ गया, यहां से इधर, और सी डी पीछे से घूमता हुआ इधर आ गया सी डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी, ये सी डी। ऊपर वाली रिंग ए बी से कनेक्टेड है। ए बी है ये वाली रिंग जिसमें ब्रश यहां पर है, और ये वाली नीचे वाली से जिसमें ब्रश यहां पर है, और लोड रेजिस्टेंस यहां है। अब देखिए हाफ रोटेशन के बाद इसको देखो और इसको देखो। ए बी पहले यहां था, सी डी यहां, अब सी डी यहां पर है, ए बी यहां। कॉइल रिपीट हो रही है, अब सी डी बाहर आ रहा है तो मोशन की डायरेक्शन बी और आई। मोशन बाहर की तरफ है, सी डी बाहर की तरफ, बी इधर की तरफ है, आई किधर होगी? ऊपर, इसमें ऊपर, और सिमिलरली इसमें नीचे। इधर से बाहर आए ऐसे, आप लोग सर्किट कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्शन देखो क्या होगी। अब डायरेक्शन ये कौन सी है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। देखो फर्स्ट हाफ में क्या था? क्लॉकवाइज, और बाकी हाफ में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल एक ही तरह से घूम रही है, ऐसा नहीं कॉइल ऐसे और ऐसे घूम रही है, नहीं, कॉइल एक ही तरह से घूम रही है। हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन आउटर सर्किट में क्लॉकवाइज है, और नेक्स्ट हाफ में है एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग ऑल्टरनेटिवली, इसलिए इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं इस टाइप से, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज, E is equal to माइनस डी फाई ओवर डी टी, और फाई क्या होता है? बी ए, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, B और A, और cos थीटा 1 रखा है बिकॉज एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और एन बी ए cos ओमेगा टी। यहां पे कांस्टेंट एन बी ए बाहर आ गया, डी ओवर डी टी cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी के डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला आ गया ईएमएफ का, इसको कैपिटल से लिख देता हूं। अब देखो E की वैल्यू साइन थीटा पर डिपेंड कर रही है। जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा E मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1।
1 रख दो यहाँ पे, तो E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू को हम E नॉट से शो करते हैं। E नॉट हो गया NBA ओमेगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या है E नॉट, रख दो यहाँ पे E इज इक्वल टू E नॉट और बचा साइन ओमेगा टी। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर कॉइल रोटेट होगी तो EMF इतना इंड्यूस होगा, और करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R, I इज इक्वल टू E अपॉन R, तो E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। E नॉट अपॉन R होता है I नॉट, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट भी साइनसॉइडली चेंज हो रही है। साइनसॉइडली कैसे चेंज हो रही है? साइन थीटा के अकॉर्डिंग, वो होती है साइन थीटा का कर्व होता है ये। इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग ऑल्टरनेटिवली इन आउटर सर्किट, हाफ रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप यहां भी देखोगे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, हाफ रोटेशन नेक्स्ट हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन नेक्स्ट हाफ रोटेशन, इस तरह से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। तो ये सारा जो हमारा था इंतजाम, ये एसी जनरेटर का था। आपने एसी जनरेटर के डिफरेंट पार्ट्स देख लिए, एसी जनरेटर कैसे वर्क कर रहा है ये भी देख लिया, और ये जो है ये है एसी डायनामो या एसी जनरेटर, एक ही बात है। आपको पता है आप डीसी डायनामो भी बना सकते हो, डीसी जनरेटर बना सकते हो। डीसी मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट एक ही डायरेक्शन रहेगी, चाहे ये ऐसे हो या ऐसे। आउटर मोस्ट ये सर्किट में करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्किट चेंज नहीं होगी। उसके लिए सब आपको ये करना होता है, ये आपके कोर्स पे नहीं है लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये दो स्लिप रिंग नहीं होती, ये हटा दो। इसमें क्या होता है, एक ही स्लिप रिंग के दो पार्ट कर लो, एक यहां से कनेक्ट होगा, एक यहां से, और कार्बन के ब्रशेज यहां पे। जब हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन के चेंज होने का वक्त आएगा तो ये रिंग जो है ये ही चेंज हो जाएंगी। यानी जब करंट की डायरेक्शन यहां से आनी चाहिए तो ये जो आपके स्लिप रिंग्स का पार्ट है इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग, ये ही चेंज हो जाते हैं, जिससे करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि हाफ रोटेशन के बाद आपको क्या करना था, हाफ रोटेशन करंट डायरेक्शन चेंज होने का वक्त आता, बट ये टर्मिनल से यही चेंज हो गया, यानी अब ये ऐसे घूमता हुआ इधर आ जाएगा। तो ये जो अभी इसको टच कर रहा है, अब ये वाला पार्ट इसको टच करेगा। यहाँ पे एक परमानेंटली एक ही टर्मिनल को टच करता था, इसलिए डायरेक्शन करंट की चेंज होती रहती थी। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे करंट के चेंज होने के बाद ये टर्मिनल्स भी इंटरचेंज होंगे, ये यहाँ और यहाँ। तो ये एसी डायनामो है, सब डिजाइन का थोड़ा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो आपने थ्योरी देखी, वर्किंग देखी, इसके पार्ट्स देखे जनरेटर के। अब मैं बताता हूं इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड कितने टाइप के जनरेटर्स हैं। जनरेटर ये है हमारा 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, मल्टीपल फेज, इस टाइप के होते हैं। इसमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, इस सब का मैं डिस्कशन करता हूं। हमारे इंडिया में 3 फेज के जनरेटर्स हैं। पहले मैं 2 फेज डिस्कस करता हूं। 2 फेज एसी जनरेटर। टू फेज में कुछ नहीं होता, 2 कॉइल होती है 90 डिग्री के डिफरेंस पे। जैसे मैं दिखाता हूं, इधर नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये होती है, दोनों में बीच में एंगल कितना है 90। अब दोनों मिलकर घूमती हैं ऐसे। तो जब एक में करंट 0 होगी, दूसरे में मैक्सिमम होगी। इस टाइप से आउटपुट करंट का कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये 2 फेज है, दोनों की अपनी अपनी स्लिप रिंग्स होती हैं। तो इसमें देयर आर 2 आर्मेचर्स, two armature coils perpendicular to each other.
there are two armature coils perpendicular to each other। इससे और इसमें क्या होता है, जब कॉइल घूमती है दो बार करंट जीरो होती है, इसमें जीरो नहीं होगी। आप देखिए अगर एक कॉइल होती तो ये साइनसोइडल चेंज होता है, दो जगह यहाँ पे जीरो होगी करंट की बात करें, यहाँ पे एंड है तो 90 डिग्री या 90 डिग्री फेज डिफरेंस एक बार मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका मीनिंग होता है अगर एक में करंट जीरो है दूसरे में मैक्सिमम, दूसरे में जीरो तो पहले में मैक्सिमम। इस रिलेशन कहते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो एक कॉइल इधर है एक 90 डिग्री पर है तो दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो गया। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 ये 180 270 360 तो 90 डिग्री पे रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे एक में देखो इस समय यहाँ पे जीरो है, इसकी पीक मैक्सिमम है, यहाँ पे इसमें जीरो है, इसकी पीक मैक्सिमम है। तो एक में करंट जीरो होगी दूसरे में होगी मैक्सिमम। ये है टू फेज एसी जनरेटर, बोथ हैव देयर ओन स्लिप रिंग्स। यानी सारा सेटअप अपना अपना है, दोनों में करंट प्रोड्यूस होगी, दोनों अपनी अपनी करंट दो वायर के थ्रू बाहर सेंड करेंगे। ये टू फेज हो गया। ऐसे होता है थ्री फेज एसी जनरेटर, थ्री फेज। थ्री फेज में क्या होगा, तीन कॉइल होती हैं और 60 डिग्री के डिफरेंस पर, जैसे एक कॉइल ये है, इसके 60 डिग्री पे दूसरी कॉइल और इसके भी 60 पे तीसरी कॉइल। तो तीन कॉइल इकट्ठी घूमती हैं, तीनों की अपनी अपनी स्लिप रिंग्स होती हैं, अपनी अपनी करंट को जनरेट करती हैं और बाहर सेंड करती हैं। उसका ग्राफ होगा इस टाइप से, इसको मैं हटा देता हूं। ये थ्री फेज का है, इसमें क्या होगा, ये पहले है, ये 60 डिग्री पर, 90 से थोड़ा पहले होगा और फिर 120 060 120 तीन ये है और तीन ये है, इस तरह से ये चेंज हो रही है। 0 60 120 ये थ्री फेज एसी जनरेटर, इससे आउटपुट कभी भी जीरो नहीं मिलना आपको। और इसमें थ्री आर्मेचर कॉइल होगी, थ्री आर्मेचर और are having their own sets of slip rings। तो ये इंडिया में थ्री फेज एसी जनरेटर चलता है। इससे ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कॉइल का, आउटपुट कम होने लगता है। थ्री फेज में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। इसके अलावा इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, कॉस्टिंग भी कम रहती है और कम कॉस्टिंग पर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो पाती है थ्री फेज में। अब थ्री फेज वर्क कैसे करता है ये मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। इंडिया में कैसे वर्किंग होती है ये भी मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, एक हल्का सी। ये हालांकि कोर्स में नहीं है बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्या होता है, ये है, ये आर्मेचर कॉइल, इसकी स्लिप रिंग्स, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ये आपका ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी में क्या होता है, इसकी एक स्लिप में पहले सबके वायर यहां से कनेक्ट होते हैं, बाकी सबके अलग अलग होते हैं, दूसरी स्लिप के वायर अलग होते हैं। ये जो आपके आ रहे हैं ये होती हैं फेज लाइंस होती हैं, फेज लाइंस है, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लाइंस है। किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो के लिए एक न्यूट्रल और फेज को कनेक्ट करना पड़ता है। डिवाइस के दो टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल से एक फेज में, तभी वो ऑपरेट हो पाता है। ऐसे यहाँ पर है, एक आर्मेचर कॉइल की जो स्लिप रिंग है वो कॉमन होती है और उसमें तीनों के एक एक पार्ट कनेक्ट कर देते हैं, उससे जो आउटपुट वायर आ रहा है उसे कहते हैं न्यूट्रल वायर आ रहा है, और बाकी के सबके अलग अलग होते हैं। इसकी जो करंट प्रोड्यूस होगी वो इसके थ्रू बाहर जाएगी, इसके थ्रू बाहर जाएगी, इसके थ्रू बाहर जाएगी। तो तीन वायर में से करंट बाहर आ रही है, इसके अंदर तीन फेज जा रहे हैं। जब भी आपका नया घर बनता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है तो पूछते हैं आपको 1 फेज का कनेक्शन लेना है, 2 फेज का है, 3 फेज का। जितनी भी फैक्ट्री जहाँ पे हैवी लोड मशीन चलती हैं वहां पे तो वो 3 फेज का कनेक्शन लेते हैं, लेकिन हमारे घर में हमें पता है हमारा लोड इतना ज्यादा नहीं होता, तो 1 फेज भी ले सकते हैं, 2 फेज भी, 3 फेज भी, बस रेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा 3 फेज में। फायदा क्या होगा, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी कॉलोनी में जब लाइट गई तो कुछ घरों में लाइट आ रही है, कुछ गई, यानी एक फेज अभी भी आ रहा है। यानी कोई भी जब एकदम से खराब हुआ तो एक फेज तो अभी सही है, हो सकता है बाकी फेज खराब हो गए हो, या एक फेज खराब हो गया हो, 2 फेज में लाइट आ रही हो, तो जिन्होंने कनेक्शन 2 फेज से लिया हुआ है वो इल्यूमिनेटेड है, घर वहां पे ऑपरेट हो रहा है, सारे डिवाइस काम कर रही हैं। तो फेज चेंजर आते हैं, उसके लिए आप सारे घर का लोड उन फेज पे डाल सकते हो, खैर ये अलग इशू है। तो 3 फेज का एसी, 3 फेज का जनरेटर कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको बताया। हमारे पावर हाउस भी 3 फेज एसी जनरेटर है, 3 फेज लाइन होती है और उन्हीं से हम कनेक्शन ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा जो पूरे इंडिया के जितने भी पावर हाउसेज हैं मैं आपको बताता हूं, इस तरह का सिस्टम है कि आप एक ड्रम में पानी डाल ले और उसी से निकाल ले, इसे कहते हैं ग्रिड लाइन। ये पूरे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, मतलब आप समझ लो ये ड्रम है, इसमें कई सारे पावर हाउस से इलेक्ट्रिक करंट जो बन रही है वो सब इसमें इकट्ठी हो रही है और यहाँ से मल्टीपल सोर्स के थ्रू ली भी जा रही है। तो एक ड्रम में आप कई सोर्स से वाटर भर भी रहे हो और निकाल भी रहे हो। तो ये जो ड्रम है ये है ग्रिड, एक्चुअली एक थिक लाइन है, जैसे ग्रिड लाइन। तो हर पावर हाउस इससे कनेक्ट होता है, अपनी अपनी इलेक्ट्रिक करंट बना के इस ग्रिड लाइन में छोड़ देगा और यहीं से जो सिटी है वो इसी में से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं ग्रिड फेल हो गया, पूरे कई स्टेट की या पूरे इंडिया की लाइट चली गई। क्या होता है, एक पावर हाउस खराब हो गया, उसने अपना लोड दूसरे पे डाल दिया, दूसरा भी इस लोड को नहीं बियर कर पाया, वो भी खराब हो गया, ऐसे ट्रिप होते चले गए सारे लोग। तो क्या होता है, ये पूरा ग्रिड फेल हो गया। इससे जितने भी कनेक्टेड थे, रेलवे, एयरपोर्ट, डिफेंस, सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है। तो ग्रिड फेल हो जाता है, यानी कि हाफ एन आवर तक ये दोबारा लाइट आ जाती है। जब आ जाती है तो सबसे पहले डिफेंस को देते हैं, हॉस्पिटल देते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, फिर धीरे धीरे लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारा। तो ये ग्रिड सिस्टम था। आपने देखा इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपने एसी जनरेटर की स्टडी की, इसमें एक टर्म आती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये आपने पढ़ लिया। यहां पर आपने एसी जनरेटर कंप्लीटली स्टडी करा। एसी जनरेटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करती है। इसके पार्ट्स देख लिए, ये कैसे वर्क करती है, उसमें कौन सी करंट जनरेट होती है, एसी करंट। एसी करंट का नाम एसी करंट क्यों है, वो भी आपने देखा 2 फिगर बना के कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द करंट इन आउटर सर्किट इज चेंजिंग ऑटोमेटिकली। एवरी हाफ रोटेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, जबकि मेन कॉइल एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। इसके अलावा आपने 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज
के जनरेटर भी देखे और कैसे वर्क करते हैं वो देखा, इंडिया में ग्रिड सिस्टम क्या है वो देखा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में सिर्फ आपको इतना करना है। ठीक है, दैट्स ऑल।